दोस्तों, जैसा पिछले एक टॉक में मैंने कहा था कि अर्थशास्त्र, इसके संबंध में भी मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। दोस्तों, अर्थशास्त्र बहुत एक गंभीर विषय है और ये कभी ऐसी दंभोक्ति करना कि 40 या 45 या 50 मिनट में इसे हम समझ सकते हैं, थोड़ा सा गलत होगा। लेकिन फिर भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि विशेषकर वो लोग जिन्होंने पहले कभी भी अर्थशास्त्र का सिस्टमेटिक अध्ययन नहीं किया है और उसकी किस जो बेसिक बातें हैं उसको वो समझना चाहते हैं। दोस्तों, अर्थशास्त्र ये बतलाता है कि जो समाज में जो अलग अलग क्षमताओं के जो लोग होते हैं, जिनके अंदर अलग अलग योग्यताएं होती हैं, अलग अलग स्किल्स होते हैं, नॉलेज होता है, या एंटरप्रेन्योरशिप होती है, या कोई वैसे लीडरशिप के जो गुण होते हैं, इस सबों का कैसे संयोग हो और कैसे होता है और कैसा होना चाहिए जो समाज के हित में होगा। और कोई भी अर्थशास्त्री यदि सिर्फ वो शुष्क एकदम ड्राई थियरीज और ये सब इसके पीछे रहता है तो ये कोई, हम उसे अर्थशास्त्र नहीं कह सकते। अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि जो मानव समाज के अंदर जो भी सदस्य हैं उसके उनकी आपसी संपर्क, आपसी संबंध और उनकी गतिविधियां इस तरीके से निर्धारित की जाए कि जिससे अधिकाधिक लोगों के जीवन स्तर सुधरे, जो कम क्षमताएं रखते हैं या कम भाग्यशाली हैं अवसरों के हिसाब से, उनको भी एक न्याय संगत हिस्सा, जो कुछ भी समाज में प्रगति होती है, जो भी तरक्की होती है, तो उनको उसका हिस्सा कैसे दिया जाए। हालांकि हिस्सा देना, न्याय संगत हिस्सा देना, ये शुद्ध अर्थशास्त्र का विषय नहीं। अर्थशास्त्र एक विचार दे सकता है, लेकिन उसको लागू तो राजनीति या राजनीतिक जो नेता होते हैं वो करते हैं इसको। चलिए, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने के से बात और बढ़ जाएगी। अभी हम ये देखते हैं कि ये क्या गतिविधियां हैं, ये क्या आपसी संबंध है मनुष्य के एक दूसरे से, जिससे आर्थिक तरक्की होती है। दोस्तों, एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं वेल्थ, संपदा या धन, या जो भी, सब आपस में एक दूसरे में चेंज करके हम लोग उसका उपयोग करते हैं। अभी चलिए हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से संपदा होती है जो जो, जो लोगों के जीवन स्तर को सुधारती है और उन्हें और अवसर प्रदान करती है और आगे बढ़ने के। दोस्तों, जो एक मात्र तरीका जो है वो है मनुष्य का प्रकृति से संयोग हो। मनुष्य की क्रियाकलाप प्रकृति में जो उपलब्ध चीजें हैं, उपलब्ध जो संसाधन हैं, जो प्रकृति ने हमको दिए हैं या हमें जो ईश्वर ने दिए हैं, उनका मनुष्य से किस प्रकार मिलन हो कि जिससे कुछ निकल करके आए, जो संपत्ति के रूप में बने। अब ये जो प्रक्रिया होती है, इसमें संपत्ति दो तरीके से निकल के आ सकती है। एक संपत्ति ये निकल करके आ सकती है, आपने मिट्टी खोदी, ईंटें बनाए, ईंटें पकाए, पत्थर लिया, थोड़ा बिल्कुल चूरा कर दिया, जिप्सम या जो भी चीज़ें, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो भी मिलाए, सीमेंट बनी, खदान में से आयरन ओर निकाली, आयरन ओर से आपने स्टील बनाया, उसकी सरिया बनाई, वो लेकर के आप आ गए, पेड़ काटा, उसकी लकड़ी ली, वो लेकर के आ गए। अब आपने ये सब चीज़ें मिल कर के ईंटों का एक मकान खड़ा किया, उसकी
छत डाली, लकड़ी के दरवाजे बनाए, बस पेंट पॉलिश किया। अब ये जो मकान है ये एक रहने के लायक है। ये मनुष्य का जीवन स्तर सुधारता है, लेकिन यहाँ पर तक जो संपत्ति का निर्माण हुआ है, अब ये आगे की आर्थिक गतिविधियों का प्रत्यक्ष कोई सहयोग नहीं करेगा, परोक्ष सहयोग करेगा, क्योंकि इस घर में रहने वाला व्यक्ति सुरक्षित है, इस घर में उसके जो साथ रह रहे हैं बच्चे, उनका भविष्य सुरक्षित है, वो पढ़ेंगे लिखेंगे, स्कूल जाएंगे और समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनेंगे, यह है। लेकिन वो डायरेक्ट उससे कोई उत्पादन या कोई आगे अब इसमें गतिविधि नहीं हो सकती। दूसरा, संपत्ति का निर्माण इस तरीके से होता है, वही सब है, एक बिल्डिंग बना दी गई है और उसमें कुछ लोहे से, स्टील से कुछ मशीनें ला करके रख दी गई हैं, उस मशीनों से कोई दूसरी चीज़ें बन रही हैं, उससे ट्रैक्टर भी बन सकता है, वो ट्रैक्टर जा करके खेत में जो काम 10 दिन में होता है उसको 10 घंटे में कर सकता है पूरा। उसमें एक बस का निर्माण हो सकता है, जो लोग 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूसरे साधनों से जाया करते थे पहले, या अभी भी जिनको जाना पड़ता है, जिनके पास संसाधन नहीं होते हैं, उनको वो बस बिठा करके और 2 घंटे में ला करके रख देगी, जहाँ पे वो 2 दिन में पहुँचते या 1 दिन 1.5 दिन में पहुँचते। तो ये जो चीज़ का उत्पादन हो सकता है, और क्या उत्पादन हो सकता है? ट्रैक्टर है, वो आपके आगे के उत्पादन में काम आ रहा है। इसी तरीके से दूसरे मशीन टूल्स बन सकते हैं, जिन्हें कैपिटल गुड्स कहा जाता है, जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आगे आपके उत्पादन में और आपके आगे की आर्थिक गतिविधियों में सहायक होगी, और उससे और संपत्ति का निर्माण होगा। ये सब चलता रहता है, और ये चलने में आप देखें, जब हम प्रारंभिक समाज में थे, जब मनुष्य पहले तो बिल्कुल पशु था, पशु से झुंड, झुंड से कबीला, कबीले से राज्य बना, समाज बना, और उसमें सब एक दूसरे के काम करने लगे, जिसको कहा जाता है श्रम का विभाजन हुआ, लोग एक दूसरे के काम आने लगे और चलता रहा। दोस्तों, यहाँ पे जब तक सिर्फ परिश्रम की बात होगी, जहाँ सिर्फ परिश्रम के काम होंगे, जहाँ शारीरिक परिश्रम लगता है, जिसमें कोई ज़्यादा स्किल इन्वॉल्व नहीं होता, तो फिर हम एकदम पिछड़े रहेंगे। जब कौशल का संयोग होगा तो हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। यदि कौशल के बाद बुद्धि का काम शुरू हुआ, किसी ने, जैसे पिछले जिन लोगों ने विस्तार से मेरे वीडियोस देखे हैं, कि लोगों ने औषधि ढूंढी, कोई जंगल में जाता था बच्चा, उसको औषधि मिली, किसी ने कुछ जोड़ घटा करके देखा, और तब तक भाषा का विकास हो चुका था। एक गणित विषय शुरू हुआ, इसमें चीज़ों को नापना, परिमाण, क्वांटिटी क्या है, कम ज़्यादा क्या होता है, चीज़ों को बांटना छोटे छोटे टुकड़ों में, एक पैमाना बनाना, इंच है या सेंटीमीटर जिसे अभी हम कहते हैं, वॉल्यूम नापना शुरू किया, ये गणित का विकास हुआ। ये कुछ लोग ये काम कर रहे हैं, ये सिर्फ बुद्धि विलास के लिए नहीं है, इसका कहीं ना कहीं उसका उपयोग होता है। तो जब तक हम सिर्फ श्रम करते हैं तो हमारा ज़्यादा विकास नहीं हो सकता। यदि हम कौशल विकसित करते हैं तो काफ़ी तेज़ी से विकास होता है। और जब ये बुद्धिमान लोगों का सपोर्ट मिलता है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो धातु कर्म है, भवन निर्माण है, गणित है, जिससे दूसरी सारी गणनाएं की जाती हैं, जो भौतिक शास्त्र है, जो रसायनों का आपस में जो संयोग किया जाता है, इस ऐसे जितने भी ये जो बुद्धि से जो किए जाने वाले कार्य हैं, ये भी जब सहयोग करेगा, जैसे जो सबसे नीचे के जो श्रमिक, उन्हें हम कहते हैं अनस्किल्ड लेबर, अकुशल कर्मचारी, जब उनके साथ में सहयोग करेगा, या बुद्धि जब कौशल को मिला लेगी, तो सब आप देखते होंगे, एक गोला बनाना है, एक 25-30 साल काम किए हुए जो बढ़ई होते हैं, उनमें से 1-2 बढ़ई ऐसे होंगे जो सीधा गोला बना देते हैं, लेकिन आप 10 साल के बच्चे के हाथ में एक प्रकार पकड़ा दीजिए, वो गोला बना देगा।
ये क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंटेशन, कि इसको ये दिया गया, इससे इसकी क्षमता बढ़ी। बढ़ई को किसी बहुत स्किल्ड बढ़ई के पास नहीं जाना पड़ेगा, भाई तुम इसमें गोला बना दो या इसका गोल काट दो, प्रकार दे दिया। यदि किसी एक लकड़ी में दूसरी लकड़ी डाले जाना है, अंदाज से नहीं उसका किया जा सकता। इन्होंने एक नाप दी, इतने इंच का पहले गड्ढा बनाओ इसमें, और इस दूसरे को जो उसका मेल कहलाता है उसको उतना छील करके उस नाप का लेकर के आओ, वो उस जगह पे बैठ जाएगा। तो ये जो बुद्धिजनक जो कार्य होते हैं, बुद्धि से किए जाने वाले होते हैं, ये भी स्किल्ड लोगों को मदद करते हैं। और इस प्रकार सब एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं। जब ये काम करने वाला बीमार पड़ा तो जिसने औषधि की का जिसको ज्ञान है वो उसको जल्दी से ठीक कर देता है। कभी कभी मृत्यु हो सकती थी लेकिन उसको बचा लेता है। ऐसे से भी क्रियाकलाप चलते हैं। और दोस्तों इसमें मूलतः जो लोग होते हैं उनके आपस के संबंध ही मुख्य होते हैं, लेकिन एक राज्य नाम की एक चीज होती है जिसको समाज अपना नेतृत्व कुछ लोगों को देता है। वो नेतृत्व देता है कि भाई आप हम लोगों के बीच के जो संबंध है, और हम लोगों के बीच में से कोई गलत करता है तो आप उसको देख करके उसमें सुधार करिए। यदि हमारे काम करने में या हमारे शांतिपूर्ण जीवन बिताने में कोई व्यवधान होता है तो आप उसको ठीक करिए। आप यदि कहीं पर विज्ञान किसी किसी दूरस्थ जगह पे हो रहा है जो हमारे काम का है, उसको ला करके हमें दीजिए। जिसे एजुकेशन कहा जाता है, ट्रेनिंग कहा जाता है। ये सब काम करने के लिए राज्य से लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं। अब दोस्तों ये चीज़ को हम बाद में चर्चा करेंगे। अब एक दूसरी मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा और उसको आप थोड़ा सा मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, आप सोच के बताइएगा उसका जवाब। दोस्तों एक किसान है, जैसे ही यदि वो खरीफ की फसल बोना है, जैसे गर्मी समाप्ति की ओर आती है, खेत को जोतता है, एक बार जोतता है, 2 बार जोतता है, कोई गलत पौधे के कोई जड़ें छूट गई उनको बाहर निकालता है, अपने जो जानवरों के गोबर निकलता है उस सड़ी हुई खाद को ला करके जगह जगह पे फैला देता है। चारों तरफ से खेत को जहाँ से भी उसके पानी बहने की आशंका रहती है उसको रोकता है। इसके बाद पानी गिरता है। जो लोग रबी क्रॉप लेते हैं वो भी, अब ये इसको थोड़ा सा भूल जाइए, वो भी ज़मीन जोतता है और उसमें खाद वगैरह जो भी उसके पास उपलब्ध होती है जैसी भी, वो उसको ला करके उसमें डालता है और बार बार उसको जोत के मिट्टी को उर्वरा बनाता है। अब इतना परिश्रम नहीं करते हैं किसान लोग, और अगर वो ट्रैक्टर के द्वारा कराया जाए तो छोटे किसान उसका मूल्य नहीं चुका सकते, लेकिन अच्छे किसान आज भी ट्रैक्टर से भी वही क्रिया करते हैं कि बिल्कुल ज़मीन को मुरमुरा बनाते हैं। इसके बाद में उसमें ला करके जैसे ही उपयुक्त समय होता है बीज बो देते हैं। बीज बोने के बाद में जो बरसात की फसल है उसमें तो ऊपर से पानी मिलता है, नहीं तो ये रबी में सिंचाई करता है, धीरे धीरे बढ़ते हैं, उसकी फसल अंकुरित होकर आती है। और वो देखता है उसमें से कोई बेमतलब के कुछ पौधे उग रहे हैं तो उसको वो निदाई करता है, वीडिंग निदाई कर देता है। इसके बाद में फिर पौधा बड़ा होता रहता है, फिर देखता है ज़मीन चटक रही है, या जैसे उसके बुजुर्ग जब भी समझा रहे, किसी भी किसान को बुजुर्गों ने जो बताया कि किस स्टेज पे दूसरी बार पानी देना है, फिर वो दूसरी बार पानी देता है, फिर देखता है ध्यान से। अब जैसे आज के समय में कुछ छिड़काव होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, इनको करता है। ऐसा करने के बाद में फिर से पानी देता है और एक दिन फसल उसकी पक जाती है। उसने 1 बोरा गेहूँ डाला था, वो उसे 12 बोरा, 15 बोरा, 20 बोरा, 24 बोरा हो करके वापस मिल जाता है। फसल कटती है, उसकी घाई जो भी थ्रेशिंग करके उसका अनाज निकाल लिया जाता है।
दोस्तों ये जो है कि एक दाने का 15 दाना या 20 दाना बना, ये किसने किया? मैं आपको देता हूँ समय। चलिए, ये किसने किया है सब कुछ? निश्चित रूप से आप ये सोच रहे हैं कि ये सब किसान ने किया है। दोस्तों ऐसा नहीं है। किसान ने सिर्फ उस बीज को जो उसके घर पे रखा हुआ था, उसको बढ़ने की परिस्थितियां उपलब्ध कराई हैं और उसको बढ़ने में यदाकदा सिंचाई द्वारा मदद की है और फसल खड़ी हो गई, पक गई। हाँ, अगर कोई ओला तूफान ना आए और कोई बीमारी न लगे, अब ये फसल तैयार हुई। वो बीज स्वयं पौधा बना, वो बीज स्वयं उसमें फिर से फल आए और एक एक पेड़ में 20-20, 40-40 फल फिर से बन गए, दाना बन गया गेहूं। ये प्रकृति करती है। अब ये देखिए कि जो बात हुई कि जो लोगों ने जो आपस में काम कर रहे थे, उन्होंने एक समूह बनाया। समूह बनाने के बाद में एक स्टेट की स्थापना की, राज्य बनाया, किसी को राजा चुना। बाद में और जटिल होता गया, मानव के आपस के संबंध जटिल होते चले गए। बहुत सारे कानून बनने लगे। फिर कानून कौन बनाएगा, इनको लागू कौन करेगा, ये लागू किए जा रहे हैं कि नहीं, इसको कौन देखेगा। तो कानून बनाने के लिए वह बोला गया भाई लेजिस्लेचर्स होंगी, विधानसभाएं होंगी, लोकसभा होगी। उसको लागू कराने के लिए मुख्यमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा, नीचे स्तर पे कलेक्टर है, कमिश्नर है, ये उसको लागू करेंगे नियमों को, कानून को। और अगर कहीं पर भी कानून में कोई गलती हो रही है और लोगों के, नागरिकों के आपस में कोई टकराव है, संघर्ष है, उनका फैसला करेगा न्यायपालिका। यदि राज्य ठीक से काम नहीं कर रहा है तो जैसे अपने देश के संविधान में कि जुडिशरी देखेगी कि राज्य ठीक से काम कर रहा है कि नहीं और नागरिकों के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा, ये न्यायपालिका करेगी। ये सब पूरी व्यवस्थाएं सिर्फ एक वातावरण प्रदान करती हैं कि मनुष्य का प्रकृति से और मनुष्य का आपसी सहयोग, मनुष्य का प्रकृति से सहयोग हो और उनका आपसी भी मिलन हो। और जो अलग अलग क्षमताओं के लोग, कोई सिर्फ काम करे, कोई कौशल के साथ काम करे, कोई बुद्धि जनित काम करे और बुद्धि से इनको सहयोग करे, विज्ञान का इससे मिलन कराए। और एक और व्यक्ति चाहिए जो इन सबका नेतृत्व करे, जिसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियलिस्ट। विज्ञान है, बुद्धि है लोगों के पास, खदानों के अंदर खनिज दबा पड़ा है या बाजार में स्टील उपलब्ध है, बाजार में एल्यूमिनियम उपलब्ध है। अब इनका संयोग कैसे हो और उनको जो भी काम कर रहे हैं उनसे सही कामों का उनके बीच में बंटवारा करके उत्पादन अधिक से अधिक करना, अपने जो उत्पाद है उनका प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को लगातार सुधारते रहना। हम ये कल्पना करके चल रहे हैं कि इसमें एक प्रतिस्पर्धा के दुनिया में हम लोग रह रहे हैं। अभी इसको फिर से चर्चा आएगी। तो ये जो है, ये एक एंटरप्रेन्योर चाहिए, श्रमिक हो, स्किल्ड श्रमिक हो, बुद्धि से काम करने वाले हो और बुद्धि प्रदान करते हो। और ये लोग जो उस समय जो उपलब्ध, जो भी तकनीकें उपलब्ध हो सकती हैं उनको लेकर के आए। और ये कौन लाएगा? ये एंटरप्रेन्योर लेके आता है और ये सब चीज़ों से उत्पादन होता है। अब ये प्रक्रिया जो है, ये मनुष्य का मूल स्वभाव है। जिसको किसी को अपने परिवार पालने के लिए भोजन की जरूरत है वो काम करने आएगा। वो कभी मुफ्तखोरी या बदमाशी करना नहीं चाहता है। उसको यदि परिवार उसने बनाया है, वो इसको संस्कार उनको पूरे करना चाहता है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, पालना चाहता है, पत्नी को अच्छे से रखना चाहता है, उसको अच्छे कपड़े मिले, दूसरे के घर से आई है मेरे साथ में, उसको तो अच्छी से अच्छी चीज़ें दें,
बच्चों को हर व्यक्ति पूरी दुनिया में जो मुझे मिला उससे बेटर मैं अपने बच्चों को दूँ, ये उसका प्रयास रहता है। बाजार में आया है काम करने के लिए, कुछ लोग बुद्धि कौशल साथ में लेकर के आए हैं। एक एंटरप्रेनर है, वो उसको इन लोगों की ज़रूरत है, उसने एक चीज़ उसके मन में एक योजना है, एक सपना है उसका, लोग उसको मिलते हैं, अब वो उनको काम करने लगता है। अब इसमें कहीं पे भी किसी को ज़्यादा प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सरकार नाम की कोई चीज़ है तो उसको, वो जो बीज किसान के घर में रखा है वो वहीं रखा रहेगा। सरकार का काम है कि जो बीज है उसको बोने का के लिए, जो बढ़ने के लिए जो जुताई भूमि की ज़रूरत है, उस भूमि में वो ला करके उसको रखे। जो जहाँ पर जो भी क्षमताएं लोगों की हैं उनको ला के साथ में मिलाए उनको। जहाँ पर प्रकृति उसकी प्रतीक्षा कर रही है, पानी उसका प्रतीक्षा कर रहा है कि हम तुमको जीवन, हम तुमको एक से कई गुना बना देंगे, उनके पास में लेकर के आए और ये परिस्थितियां बनाए। सरकार सिर्फ परिस्थितियां बना सकती है। तो दोस्तों, अब ये दो बातें समझ के कि आर्थिक गतिविधियां हैं, मानव सहयोग का परिणाम है, मानव से प्रकृति से सहयोग का। मानव अपनी विभिन्न क्षमता, विभिन्न स्तर की क्षमताओं के साथ जब प्रकृति से सहयोग करेगा तो वेल्थ का निर्माण होगा। वेल्थ का निर्माण होगा, एक होगा कि जो चीज़ वो सॉलिडिफाई हो गई, उसका कोई ठोस बन गई, एक मकान के रूप में, अब उसमें आदमी रहता है। एक बनी चीज़ें जिनसे लोगों को और काम मिलता रहता है। एक किसी ने ऑटो बना दिया, ऑटो बन के निकला है, ऑटो बनने से तुरंत एक आदमी को काम मिल रहा है और वो जो दूसरे आदमी के काम में सहयोग कर रहा है कि लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचा रहा है, उनके काम में मदद कर रहा है। तो ये दोनों, अब ये हम जो चीज़ें स्थायी हो जाती हैं, अभी हम उनको ना छोड़ करके हम जैसे सिर्फ ये चीज़ें करें जिनसे और क्रियाएं और आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं, ये काम शुरू करना चाहिए। अब दोस्तों, हम ये देखेंगे कि क्योंकि ये इस पूरे टॉक का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि अभी जो गत 10 वर्षों से जो कुछ चला है इस देश में, वो क्यों संभव हुआ कि हम लोग इतना नीचे चले गए, चीज़ें इतनी बिगड़ गई, ये संभव कैसे हुआ है? और ये क्या एक दिन में संभव हुआ है या इसके पीछे कोई पृष्ठभूमि थी? इसके पीछे पृष्ठभूमि थी दोस्तों। इसके पीछे पृष्ठभूमि ये थी कि हमारे यहाँ पे जो हमारा संविधान है, या जो हमारे उस समय के जो नेताओं ने जो चीज़ चुनी थी कि हम लोगों ने इस देश में बोलने की स्वतंत्रता, मनुष्य की स्वतंत्रता, आपस में एसोसिएट होने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, ऐसी कई स्वतंत्रताएं हमारे संविधान निर्माताओं ने हम लोगों को दी। अब इसमें क्या हुआ? आज़ादी के बाद अब देखेंगे वर्षों तक देश में सिर्फ कांग्रेस का शासन चला और कांग्रेस का के इतने लंबे वर्षों तक शासन में रहने के कारण मीडिया कहीं ना कहीं इनसे उपकृत होता रहा। मीडिया कहीं ना कहीं सरकार से फायदे उठाता रहा और सरकार भी मीडिया का फायदा उठाती रही। तो ये जो बोलने की या जो प्रेस की जो स्वतंत्रता है या जो मीडिया की स्वतंत्रता है दोस्तों, ये शक्तिशाली के ही उपयोग की रहेगी। कभी कभी ऐसा कुछ अपने, जिसको मुखपत्र कहा जाता है, कोई संस्थाएं हैं या कोई पॉलिटिकल पार्टीज है या कोई और संगठन है, ये अपना एक मुखपत्र रख के अपने समूह के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर ऐसी चीज़ों को दूसरे कोई नहीं पढ़ेगा। किसी लोगों के, सीमित लोगों के काम की चीज़ है, वो सीमित लोग पढ़ेंगे। ज़्यादा जो काम आएगा लोगों को, जिसे हम समाचार पत्र कहते हैं, जिसे हम आज टेलीविज़न कहते हैं, ये काम आएगा क्योंकि ये जनरल सबके लिए है। अब इनको स्वतंत्रता देने से क्या हुआ? सरकार ने कहा तो तुम स्वतंत्र हो, लेकिन कहीं ना कहीं
ये शक्तिशाली वर्ग को इसने सपोर्ट किया। ये क्यों हो सकता है कि कभी कभी शक्तिशाली वर्ग सरकार के खिलाफ था, तब उस शक्तिशाली वर्ग का सहयोग किया। कभी सरकार अगर ज़्यादा शक्तिशाली थी, कोई उनसे टिक नहीं सकता था, तो सरकार का सहयोग किया, और ये क्रम चलता रहा दोस्तों। एक और बात थी, जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस ने पूरे अपना कौशल का उन्होंने उपयोग किया और किसी को भी अपने समकक्ष आने नहीं दिया। कम्युनिस्ट तो अपनी दुनिया में रहते थे, वो कभी कांग्रेस का विकल्प कभी नहीं बन सकते थे। कुछ लोग विकल्प बन सकते थे, एक था समाजवादियों का ग्रुप और दूसरी थी जनसंघ। समाजवादी वर्ग जो है, क्या हुआ उसका, आपने देखा पिछले टॉक में कि ये जाति पे आधारित होकर के और एक दूसरा रूप ले लिया समाजवादी विचारधारा ने। लोहिया ने समाज को समाजवाद के नाम पर ये कहा कि जो पिछड़ी जातियां हैं या जो उच्च जातियों को छोड़ करके जो लोग हैं, उनको शासन में हिस्सा मिलना चाहिए या उनका शासन होना चाहिए। लेकिन वो क्या हालत ला दी इसमें। कांग्रेस ने इनको भी नहीं उठने दिया, और जो एक जनसंघ था, जो भारतीय जनता पार्टी बनी। दोस्तों, मैं कभी किसी पार्टी का न सदस्य रहा हूँ और न कभी था, अभी हूँ और शायद कभी नहीं रहूँगा। और इसलिए मैं आपके सामने जो अपनी बात कह रहा हूँ उसको बिल्कुल आप समझिए और करके मान लीजिए कि मैं आपको निष्पक्ष एक बात बता रहा हूँ। जनसंघ जो थी उसका कांग्रेस से सिर्फ कुछ ही चीज़ों पर मतभेद था। जनसंघ भी इस देश के संविधान को मानती थी, जनसंघ भी जिन लोगों ने बनाई थी और सोशलिस्ट पार्टी भी जिन लोगों ने बनाई थी, वो भी कांग्रेस के आंदोलन में थे पहले। और कुछ लोगों ने, सोशलिस्ट जो ग्रुप था, उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी बनाई। जो ऐसा वर्ग था एक सोचने वालों का, जिनको ये समझ में आया कि ये सोशलिज्म या कम्युनिज्म अंत में कहीं तानाशाही का कारण न बने, और दूसरा कि जो कांग्रेस में जो तथाकथित जो उनका उदारवाद है, कहीं ऐसा ना हो जो ये जो हीन भावनाओं से ग्रस्त हैं और जिस तरीके से किस प्रकार के लोग इससे जुड़ रहे हैं या आगे चल के जुड़ सकते हैं, तो एक हम अपने एक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान न खो दें। ये समूह जो था, ये जनसंघ था। और दोस्तों, जो जिसे कई जो तथाकथित जो बुद्धिजीवी हैं, जिसको एक गाली के रूप में कहते हैं, हिंदूवादी या हिंदुत्ववादी, ये क्यों कहते हैं दोस्तों? ये भी हम देखेंगे कि किस तरीके से पश्चिमी जो प्रेस है वो हमारे प्रेस को कैसे प्रभावित करता है, और हमारा जो प्रेस है किस तरीके से उन्हीं का गुलाम है। तो ये लोगों के, जनसंघ वालों के पास दो बातें थी, एक तो राष्ट्रवाद, दूसरा वो जो सोशलिज्म की बात की जाती है जिसमें झूठा, सच्चा नहीं, झूठा एक ये लुभावना बनाना कि ये जो है मजदूर वर्ग है, ये इसके हम हितों का ध्यान रखेंगे और ये उद्योगपति चोर है और इस देश को हम बिल्कुल वैसा नहीं बनने देंगे कि लूटमार हो जाए। और बड़ा लुभावना लगता था, लोगों को भी लगा कि हाँ, ये बड़े जमींदार या बड़े उद्योगपति ये तो दुश्मन है समाज के। और ये कारण था कि कितने भी उनकी बातों में सच्चाई होने के बावजूद, कितनी भी उन बातों में सब कुछ होने के बावजूद उनको जनता का समर्थन नहीं मिला, क्योंकि उनके पास लुभावनी बातें नहीं थी। वो कहते थे नहीं, उद्योग होना चाहिए और श्रमिक को अपनी सीमाओं में रहना चाहिए, और अगर उद्योगपति या उद्यमी का कोई महत्व नहीं है तो रहने दीजिए, आप अपने काम में रहिए, हो किसी को ये नहीं करेंगे आप हमारे यहाँ काम करिए। आप काम मांगने आए, काम करने लगे, इसके बाद में एकाएक आपको पता चला आपके साथ में शोषण हो रहा है, चाहिए छोड़, पूरी स्वतंत्रता है,
ये बहुत अजीब बात है थोड़ा दोस्तों, इसको आप ध्यान से समझें। यदि आप बिल्कुल मुक्त बुद्धि से अगर नहीं सोचेंगे तो आप मेरे से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि जो जो देखा हुआ वो इतना ज़्यादा आपके दिमाग में ठूसा गया है कि उसका निकलना मुश्किल है। एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कि मेरा शोषण हो रहा है यहाँ पर, मुझे कम वेतन मिलता है, तो आप घर जाइए, दूसरा काम देखिए जहाँ पे आपको योग्यता के अनुसार आपको पैसा मिले। फिर आप अपने समूह बना लिए कि नहीं अब हम लोग तो मजबूर हैं। अरे मजबूर हैं क्यों? आप क्या कोई भी छोटा सा उद्योग चलाने वाला भी क्या अपनी बैलेंस शीट लेकर के आपको समझा और क्या आपको समझ में आएगा वो? उसने कहा कि आपको आज की तारीख में इतना पैसा आपकी श्रम का मिलता है, वो आप लीजिए, हम आपको दूसरी सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे, और देश के कानून है कि हम आपके साथ ज़्यादा अन्याय नहीं कर सकते। लेकिन ये लुभावना लगा कि अरे ये तो लोग हमको कुछ भी दिलवा सकते हैं, मुफ्त में कुछ भी मिल सकता है, ठीक ये वर्ग बना। जनसंघ का लोगों के बीच में जो घुसपैठ, जो एक स्थान बनना था, वो इसलिए नहीं बन पाया कि उन्होंने कहा कि नहीं, समाज में सबका स्थान है, उद्योगपतियों को उद्योगों को बढ़ावा देना है। अब ये कितना बड़ा इन्होंने अपने ऊपर इल्जाम ले लिया कि ये जनता के साथी नहीं, तो बड़े आदमी के साथी है। फिर जनसंघ ने शुरू में वो जो काम किए कि प्रिवी पर्स, राजाओं के प्रिवी पर्स बंद नहीं होने चाहिए। राजा अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, कोर्ट में लड़ रहे थे, जो भी हुआ कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उसका जो भी निर्णय दिया, आपको ये एक राजनीतिक गतिविधि अंग नहीं होना था, जो भी हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार जनसंघ की जो, और बाद में भारतीय जनता पार्टी की जो मुक्त व्यापार की नीति है कि भाई लोगों को बिजनेस करने दीजिए, जगह जगह पे उनमें रोक मत लगाइए, ये लाइसेंस परमिट राज खत्म करिए, ये राज्य का जो इतना ज़्यादा कंट्रोल है उसको खत्म करिए, कभी नहीं सुना गया। दोस्तों अगर ये परिवार, नेहरू गांधी परिवार, अगर ये कुछ वर्षों के लिए इससे देश मुक्त ना हुआ होता और सन 91 में नरसिम्हा राव यदि ना आए होते, तो प्रधानमंत्री ना बने होते, तो ये ढर्रा वैसा ही चलता रहता। उस व्यक्ति की जो सोच थी उसके कारण बड़े बड़े परिवर्तन आए। और ये जो है, जो महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, इन्होंने जो कुछ भी किया है दोस्तों, इसकी सबकी पहले रूपरेखा थी सन 91 के नरसिम्हा राव के मैनिफेस्टो। आज इंटरनेट का जमाना है, आप खोल के देखिए, बहुत सारे काम उसमें थे, और शायद ही कोई काम ऐसा रहा हो कि जिसको मनमोहन सिंह ने शुरू किया हो। ये आप स्वयं देखिए, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप निश्चित रूप से मैं आपकी नज़रों में गिर जाऊंगा, मैं, आप मेरी बात नहीं मानेंगे, आप खोल के देखिए। बल्कि मनमोहन सिंह के पहले एक IG पटेल थे, जिनको नरसिम्हा राव ने ऑफर दिया कि आप हमारे वित्त मंत्री बनिए, जब ये दूसरी सेकंड चॉइस थी। और इनका कोई मौलिक विचार, एक भी मौलिक विचार ना तो उनके लेखन में है और ना कहीं उनके कामों में दिखता है। सिर्फ PV नरसिम्हा राव, इस चीज़ के लिए इनको क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि उन्होंने वो जो सड़ियल जो व्यवस्था चलती थी उसमें चेंज लाए। और अगर वो नहीं आते दोस्तों, तो ये जो लिबरलाइजेशन और लाइसेंस परमिट राज को खत्म करना, ये तो सोचते ही नहीं, वो वैसे ही चलता रहता। और आज भी दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक अच्छी नौकरी में 12 लाख के पैकेज का लड़का था, तो कुछ वो 4-5 उसके साथी थे, ट्रेन में मेरे साथ सफ़र कर रहे थे, तो मैं बार बार बीच में मुस्कुरा देता था। वो पूछे, बोले अंकल क्या बात है? मैंने बोला दोस्तों, मैं ये आप लोगों को देख रहा हूँ कि देखिए, जब परिस्थितियाँ बदलती हैं, जब अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं, तो आज आप यहाँ हैं। अगर यही सब आपकी जो क्षमताएं हैं, यही योग्यता होने के बावजूद अगर आज से आप 35-40 साल पहले पैदा हुए होते,
तो आपके पास बहुत कम विकल्प थे। एक तो ये जो आपके पास में इंजीनियरिंग की डिग्री है ये नहीं होती, और इंजीनियरिंग की मान लीजिए डिग्री होती भी तो आप बैंक में क्लर्क का जॉब करते या एमई करने के बाद आप एक जूनियर इंजीनियर ओवरसियर बनते। ये परिस्थितियां आपको मिली हैं कि आप इतना फल फूल रहे हैं। तो हम लोग तो उस समय के पेड़ हैं जब चट्टानों में मुरम में हम लोग उगे थे, तो जितनी हमारी हाइट थी जो हम बन सकते थे हम बने थे। ये परिस्थितियां किसने दी हैं दोस्तों? ये नरसिम्हा राव की देन है। और नरसिम्हा राव पूरी तरह है, जैसे कहा जाता है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन जैसे कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो उदारवादी जो विचारधारा थी वो गलत पार्टी में थे, उनको जो भी कहते हैं दूसरी पार्टी में होना था। पीवी नरसिम्हा राव की जो सोच थी वो पूरी तरह वो सोच थी जो भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की सोच थी कि इनको जो जमी जो एक इतनी बड़ी पावरफुल चीज़ देश के अंदर है इनको बढ़ने दो, इनको परिस्थितियाँ दो, इनको ये लाइसेंस परमिट राज से मुक्त करो। हालांकि दोस्तों एक बात कभी नहीं भूलना चाहिए आपको, ये जो मनमोहन सिंह या चिदम्बरम है, ये जो डींग मारते हैं ये लोग, दोस्तों इन लोगों ने जो लिबरलाइजेशन जो उदारीकरण जो शुरू किया था व्यवस्था का, ये धरातल पर नहीं आ पाया था। दोस्तों मैं 1999 से लेकर 2008 तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मैनेजर था। आधुनिक भारत के निर्माता राजीव गांधी जी 91 में स्वर्गीय हो गए। 96 तक उदारवाद अर्थशास्त्री जी के उसमें चला। 99 में जब मैं मैनेजर IT होकर के मैं गया तो हमारे विभाग में और मेरे और दोस्तों के दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी जाया करता था। वहाँ कंप्यूटर उसका क्या उपयोग था, वो चैम्बर में रखा हुआ था एक कोने में, और वो अब एक टाइपिंग मशीन के बदले जैसे यूज होता था। उसमें लेटर टाइप किया प्रिंट निकाला। कंप्यूटर में इतने सारे प्रोग्राम्स होने के बावजूद उसका कोई उपयोग नहीं था। कंप्यूटरीकरण कहीं नहीं हुआ था। 84 में आधुनिक निर्माता भारत के निर्माता राजीव गांधी बने थे। उसके 15 साल बाद 1-2 साल बीच का छोड़ के लगातार कांग्रेस का शासन था, लेकिन कंप्यूटर का ये यूज था। और एक बात और दोस्तों, अगर 1999 से 2004 या 2000 तक जो इंडिया का शासनकाल था उसमें कंप्यूटर की जो प्रगति हुई है, मदरसों में कंप्यूटर चलने लगे, रिमोट गवर्नमेंट स्कूल्स में कंप्यूटर देखे गए, उनका उपयोग हुआ, तो इसमें थोड़ा सा ये देखें कि ये वैश्विक प्रगति हो रही थी, पूरे संसार में प्रगति हो रही थी। और PC पर्सनल कंप्यूटर नाम की एक चीज़ जो है वो जड़ें फैला रही थी, और आज तो कहाँ पहुँच गया पर्सनल कंप्यूटर। तो ये जो चला था उसमें दूसरी वैश्विक परिस्थितियाँ भी थी। लेकिन जब नरसिम्हा राव का शासन खत्म हुआ 2 साल बीच में, उस समय दोस्तों बात होती थी कि रिफॉर्म्स एजेंडा है, रिफॉर्म्स हो रहे हैं। किस चीज़ का रिफॉर्म्स? वो कचरा जो कांग्रेस ने रखा था, वो तो जनसंघ तो बहुत पहले से कहती थी, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत पहले से कहती थी कि इस तरीके का नहीं होना चाहिए, उद्यमी को बढ़ने दो, नहीं तो समाज तरक्की नहीं कर पाएगा। ये आर्थिक नेता है, ये चीज़ों की व्यवस्था बनाते हैं, इनको करने दो काम, दूसरे लोगों का भी फायदा होगा इसमें। तो ये उन्होंने जो रिफॉर्म अपने कांग्रेस का उन्होंने रिफॉर्म किया है, लेकिन इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की जो विचारधारा थी उसको फिर उन्होंने झक मार के अपनाया कि नहीं, व्यापारों को बढ़ने दो, उद्योगों को बढ़ने दो। और जो 2 साल बीच का रहा है वो तो बड़े समाजवादी लोग थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे। क्यों नहीं उन्होंने नीतियों को पलट सके? क्योंकि ये वैश्विक सच्चाई बन गई थी। ये जो तथाकथित समाजवाद है जो एंटी वेस्ट होना सिखाता है, ये कोई इसमें ऋणात्मक एक नेगेटिव एक अप्रोच है।
कि वो खराब है। वो खराब है तो आप बताइए, आपने तो किया प्रयोग रूस में, क्या हुआ उसका, क्या परिणाम हुए? तो ये जो चला 2 साल, ये इनकी मजबूरी थी, क्योंकि अभी से एजेंडा को कोई पलट नहीं सकता था, ये आगे ही बढ़ना था इसमें। इसके बाद में एनडीए का शासनकाल आया, जब सच्चे अर्थों में प्रगति हुई। तब ये नहीं रहा कि दिखावटी आंकड़ों वाली बात थी, उस समय सच में थोड़ा सा सख्ती आई कि नहीं भाई, ये सब चीज़ों को लागू करना है, लागू किया गया। अब ये देश का दुर्भाग्य था दोस्तों, या जो ये पश्चिमी जो प्रेस है और जो हमारा प्रेस उनका गुलाम है, ये इसका परिणाम था कि 2004 में जब सब कुछ अच्छे से चल रहा था, उस सरकार को हमने विदा कर दिया। अभी आप ये सोचेंगे ये पश्चिमी पेपर क्या है और ये कैसा पश्चिमी प्रभाव है। दोस्तों, ये पश्चिमी पेपर ही था जिसने एनडीए के शासनकाल में ये देखा। आप देखते हो कि दोस्तों, ये कम्युनिस्ट लोग हमेशा बीजेपी पर आरोप लगाते रहे कि ये जो है ये अमेरिका के पिछलग्गू हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद रूस के पिछलग्गू थे, और ये कांग्रेस जो थी वो खुद रूस की पिछलग्गू थी, तो वो बाकी ये लोग जो है ये अमेरिका के पिछलग्गू। दोस्तों, बीच में एक बार जनता पार्टी के शासनकाल में अटल बिहारी विदेश मंत्री बने थे, क्या उनका अमेरिका की तरफ झुकाव था? हमारे अंतर्राष्ट्रीय हितों में जहाँ राजनीति की बात आती है, वहाँ पे रूस हमारा साथ दे सकता था, लेकिन आर्थिक गतिविधियों में पश्चिम हमारा साथ दे सकता था, इसको हमने नहीं लिया। भाजपा टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, इनकी बात करती थी। अब देखिए इस लड़ाई में कैसे मात हुई। दोस्तों, मैं अक्सर अपने मिलने जुलने वाले उनसे ये अक्सर कहता हूँ कि बीजेपी को यदि लोगों ने पसंद किया तो वो किसी सांप्रदायिकता के कारण से नहीं था। उस समय कांग्रेस का कुशासन इस हद तक बढ़ चुका था, और एक पूर्ण बहुमत के साथ न रहने के कारण नरसिम्हा राव भी बहुत, जैसा मैंने कहा, वो कागजों पे था, वो धरातल पे नहीं आ सका था। एकदम त्रस्त थी जनता, और ये 2 साल में जो एक प्रजातंत्र का मजाक उड़ाया गया है, तो वो जो हुआ था, तो उसके कारण लोग बीजेपी की तरफ झुक रहे थे। दोस्तों, राम मंदिर का विवाद और राम मंदिर के काम तो 90-91 में हुए थे, उसके बाद 7 साल बीत चुके थे, और ध्यान से आप जो स्मृति पे थोड़ा सा जोर डालिए, उस समय पर जब ये एनडीए बना है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो भी चीज़ों से दूसरे जो लोग साथ जुड़ रहे थे उनको आपत्ति हो सकती थी, उन मुद्दों को नहीं लिया गया है। इस समय कोई हिंदूवाद और ये सब नहीं था, और फिर इनका शासनकाल आया था। अब इसके खिलाफ एक जो हमेशा से एटम बम कांग्रेसियों के पास रहा है, और जो अभी भी है, वो इनके ऊपर सांप्रदायिकता का आरोप कैसे लगे। दोस्तों, ये एक विचारणीय प्रश्न है, और इसकी कभी भी सही जांच भविष्य में अगर होगी कि 2002 के दंगों की में जो जिनके ऊपर अटैक हुआ था, और जिस तरीके से हुआ था, और जिस तरीके से बाद में उसमें कांग्रेस के लोग लिप्त पाए गए हैं, और जिस तरीके से जाफरी की हत्या हुई है, ये सब एक जांच का विषय है। और ये बाद में हो सकता है कभी ये चीज़ें खुल के आएंगी कि जाफरी क्यों इतना विश्वास था उनको कि मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी प्रतीक्षा थी कि दंगे होंगे, इसके बाद मेरी सरकार को बदनाम होना है, लेकिन किसी का ज़्यादा हमारा कोई नुकसान नहीं हो पाएगा, और इसी के लिए गुजरात ही चुना गया। गुजरात क्यों चुना गया?
क्योंकि नरेंद्र मोदी अपनी बातचीत में, भाव भंगिमा में, बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं, उसमें एक आक्रामक दिखते थे। और कोई भी देखे यार नरेंद्र मोदी जो है वो तो बिल्कुल यार बहुत ही तेज तर्रार, और शायद ये तो डिक्टेटर बन सकता है। हाँ, बन सकता है तुरंत उसको। एक ऐसी ऐसी जगह पे ये हो जहाँ पर ये दोष तुरंत डाला जा सकता हो एनडीए पर, ये कोशिश की गई है। हालांकि दोस्तों इसका ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं रहा। फिर भी 2004 के चुनाव में जो एक 60 साल 50 साल तपे हुए राजनीतिज्ञों को जिस तरीके से बाहर का रास्ता दिखाया है, और जिसने दिखाया है वो एक इतिहास है, और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ को हम माफ़ नहीं करेंगे, और पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अभी जो मैं दोस्तों कह रहा था कि कांग्रेस का ना तो उद्यमों को बढ़ाना, न लोगों की स्थिति में सुधार करना, और ना कोई किसी प्रकार से राष्ट्रवाद को यहाँ पर आश्रय देना, ये कांग्रेस ने कभी नहीं किया। और इसी का परिणाम है दोस्तों पश्चिम का हमारे मीडिया पर प्रभाव, लोगों के मन में राष्ट्रवाद की कमी। ये इसीलिए ये संभव हुआ इन कारणों से कि सोनिया गांधी को कांग्रेस ने स्वीकार किया, बाद में मीडिया ने दलाली की और ये बताया कि ये तो बड़ी संकीर्ण विचारधारा है कि इटली की औरत इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, बहुत संकीर्णता है, उदारवाद होना चाहिए। और ये उदारवाद की जहाँ से गंगा बह कर के आती है उस अमेरिका में वहाँ का पैदा हुआ व्यक्ति ही राष्ट्रपति बन सकता है। दोस्तों ये जो मैं बात कर रहा हूँ तो आपके मन में ये विचार आ रहा होगा ये कहाँ ले जा रहा है हमको, क्योंकि आपके दिमाग को इतना कंडीशन कर दिया गया है। और आप सोनिया गांधी को एक विदेशी मूल का बोलने से एक किसी को भी एक पिछड़ा व्यक्ति समझेंगे। लेकिन ये एक प्रश्न है दोस्तों, ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमारे अंदर देशभक्ति, राष्ट्रवाद, ये बिल्कुल इसको पनपने ही नहीं दिया गया है। ये कभी क्रिकेट मैच में हो जाएगा या 15 अगस्त 26 जनवरी को खूब गाने बजेंगे मेरे देश की धरती, और उसके बाद में दूसरे दिन का उसी दिन हम अपने उन्हीं कामों में लगे रहते हैं। अब देखिए ध्यान से, और जो विशेष मैं आपसे कहने जा रहा हूँ उसमें समय लग सकता है दोस्तों, आपको यदि अच्छा लग रहा है तो सुने आप इसको। ये क्यों संभव हुआ और इसके बाद का कार्यक्रम क्या हुआ है दोस्तों। इस समय 2004 आते तक पूरी दुनिया में चीन का जो आर्थिक शक्ति थी इतनी तेजी से बढ़ी थी कि पश्चिम के अंदर एक ये भय आ गया कि अगर इसी गति से कहीं इंडिया तरक्की करने लगा, उसी गति से ब्राज़ील तरक्की करने लगा, उसी गति से टर्की तरक्की करने लगा, और कहीं ये सब विज्ञान की बातें कहीं ईरान में भी और इराक में अगर इस तरीके से विज्ञान बढ़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ी और लोगों में नई चीज़ आई, तो हमारा तो दुनिया से वर्चस्व खत्म हो जाएगा। और आर्थिक रूप से चीन बढ़ जाए और दूसरी जगह पर भी यदि उदारवादी विचार आ जाते हैं तो जो हमारी कठपुतली है, जो हमारे प्रोटेस्ट, जो हमारे जो पाले हुए लोग हैं, इनका क्या होगा। तो लगातार एक एजेंडा दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिए कि किन लोगों ने इस समय पे ये हमारा अर्थशास्त्र कंट्रोल करके रखा था। उनमें से एक एक व्यक्ति ऐसा है जो साल में 3-3, 4-4, 10-10 बार अमेरिका जाता है। क्या करने जाते हैं, ये अभी एक नेता है जो केजरीवाल, ये भी बहुत अमेरिका घूमा है, ये वहाँ का एजेंडा लेके आए हैं। दोस्तों जब तक आप मनन नहीं करेंगे और चीज़ों को जोड़ कर नहीं देखेंगे तब तक हो सकता है आप उससे सहमत ना हो। आप देखिए जो मैंने कहा स्वतंत्रता बोलने की, प्रेस की स्वतंत्रता, उसमें क्या किया गया है पिछले 30, 40, 45 सालों से। पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण आप बचाइए। वहाँ पर कनाडा के जितने जो जंगल का एरिया है वो अपने भारत, कनाडा उसका अपने भारत के जो टोटल जंगल है से 2.5 गुना जंगल है वहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का। अमेरिका में है, स्वीडन में है, नॉर्वे में है,
जंगल वंगल ये पर्यावरण कहीं भारत कहीं प्रभावित नहीं करता है, अगर थोड़ा बहुत जंगल में कुछ हो जाता है तो। अब ये पर्यावरण के नाम पे स्वतंत्र है, पढ़ाओ इन लोगों को जो बड़े बांधों का विरोध करते हों, जो रेलवे लाइन बिछाने का विरोध करते हों, जो माइनिंग का विरोध करते हों, जो न्यूक्लियर प्लांट लगाने का विरोध करते हों, ऐसे लोगों को बढ़ाओ और इन लोगों को इनाम बांटो। अभी आप देखिएगा ध्यान से दोस्तों, ये बिल्कुल भूलना नहीं, आप लोग ध्यान से देखिए, केजरीवाल के लगभग 50 व्यक्ति जो टिकट पाए हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से औद्योगिक गतिविधियों में अड़ंगा लगाने का काम किया है, जिन्होंने बांध बनाने में विरोध किया है, और भी इस तरीके के बिना मतलब के मुद्दे जिन्होंने उठाए। और ये एजेंडा तो सरकार लेके चल रही थी। क्या हुआ, जयराम रमेश चले जा रहे हैं जब चाहे जब अमेरिका, जयंती नटराजन, सोनिया गांधी तो जैसा भी है जानते हैं आप लोग, इसके बाद में चिदम्बरम अमेरिका के पड़े हुए, कपिल सिब्बल अमेरिका के पड़े हुए, और जब चाहे जब वो तो उनको तो विचारों को शायद ये इस चीज़ का बहुत क्षोभ होगा कि वो थोड़ा सा गोरे और हो जाते हो, थोड़ा सा तो अंग्रेज हो जाते हैं। ये मानसिक गुलामी और इतने हीन भावना से ग्रस्त हैं कि इनको सब चीज़ों के समाधान इनको वहाँ से चाहिए। कपिल सिब्बल एजुकेशन लाना चाहते हैं, कौन सा, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पे ब्रांचेस खुलेंगी, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो है यहाँ पे कितने लोगों को पढ़ाएंगे आप उससे, और क्या वो वाली शिक्षा की शैक्षणिक संस्थान हमारे पास कम है, कौन सा उनके पास ज्ञान है, और अगर है तो थोड़े बहुत लोग वहाँ भेजे जा सकते हैं। उन लोगों की इतनी बड़ी संख्या में हमें आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है कि लोगों को आप लेथ मशीन चलाना सिखाएं, लोगों को आप वेल्डिंग करना सिखाएं, लोगों को आप बढ़ई के काम सिखाएं, लोगों को आप बांस का काम, बांस की चीज़ें बनाना सिखाएं। दोस्तों ये अगर अलग विषय है, सिर्फ बांस और लकड़ी पहले जब वो बढ़ेगी तो वो पर्यावरण को ऑक्सीजन देगी, इसके बाद में जब उस लकड़ी और बांस का उपयोग होगा तो उसके वो स्टील को रिप्लेस करेगा, और हमें कम स्टील की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कम कोयला जलेगा। तो ये जो चीज़ें ये आपको उद्योग को बढ़ावा दे सकती हैं और लोगों को परिस्थितियाँ सुधर सकती हैं। इन सब चीज़ों को रोको। क्या माइनिंग रोक दो, अब जंगलों को बचाओ। आप देखिए दोस्तों, एक पन्ना जिले में टाइगर रिजर्व बनाया गया जिसके कारण रेलवे लाइन नहीं डाली गई थी, लगभग 150-200 किलोमीटर की रेलवे लाइन कैंसिल की गई थी। कारण बताया गया था कि ये टाइगर रिजर्व के बीच में से होकर के ये रेलवे लाइन जाएगी। दोस्तों अभी बीच में 2 साल ऐसा रहा जहाँ वहाँ पे एक भी टाइगर नहीं था, और वहाँ के लोग जो उनकी किस्मत बनते बनते रह गई, फिर बिगड़ गई किस्मत, नहीं तो ये रेलवे लाइन निकलने से काफ़ी यहाँ परिवर्तन आ सकता था, क्योंकि वहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो बारी बारी से उन्होंने माइनिंग को रोको, वो तो मूल है, वहीं से शुरू होती है सारी बातें। फिर ये पर्यावरण के नाम पे अब आगे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अड़ंगा लगाओ, किसका, पर्यावरण का। रोडें बनना है, जंगल विभाग की परमिशन नहीं मिल रही, पर्यावरण विभाग की परमिशन नहीं मिल रही। ये कौन है, ये पर्यावरण विभाग किसका अंग है? तो दोस्तों अपने एक जो संविधान में जो एक प्रावधान है, और जो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता है, और इसमें पूरे प्रावधान है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो कहलाता है कि कैसे देश को चलना। तो यदि एक स्टील मिनिस्ट्री को कोई क्लियरेंस चाहिए है तो वो एनवायरनमेंट मिनिस्टर और ये सब और सारे ब्यूरोक्रेट्स और सारे टेक्नोक्रेट्स साथ में बिठा करके ये 4 या 6 घंटे का काम है, ये सारे प्रोजेक्ट्स निपटाए जा सकते हैं। क्योंकि अगर एक हमने मैसेज दिया हो, लेकिन हमारे देश का जो 10 वर्षों से प्रधानमंत्री क्या कोई मैसेज दे सकता था, या उस लोगों का मैसेज देना चाहता था क्या? वो जैसे एमजे अकबर ने बोला है कि मदन मोहन सिंह जो है, ही लाइक्स द जॉब। उसका जो बंगला है,
जो उसके प्रेरोगेटिव्स हैं, क्या इज द जॉब, उसका कोई मतलब नहीं था। और एजेंडा कहीं पीछे से चल रहा था, और वो एजेंडा ये था कि जितने भी चीज़ें तरक्की करवा सकती हैं उनको रोक दो। मैंने बताया माइनिंग, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर रुक रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पर्यावरण की बातें की जा रही हैं, ये रोका गया। और प्रेस की स्वतंत्रता और मीडिया जो कहीं ना कहीं बड़ा हिस्सा पश्चिमी कंट्रोल में है, इसने कहा कि नहीं ये चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये वाली जो 10 साल सरकार चली है, इसको अब आगे चलती रहेगी। अगर हम थोड़ा सा कलाकारी करते रहे तरीके से समय समय पर, तो ये चलती रहेगी। तो इस प्रकार का ये काम चलता रहा। अब दोस्तों ये हम लोगों को ये देखना है कि इससे हमको छुटकारा कैसे मिल सकता है। इससे छुटकारा मिलने के जो कुछ भी है, ये इसके बाद में मैं दूसरे हिस्से में आप लोगों को चर्चा करता हूँ, क्योंकि एक बार में काफ़ी लंबा हो रहा है।